Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. I am your Sushil sir and today's topic is types of sentences on the basis of clause. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लाज के बेस पर सेंटेंस के टाइप बताऊंगा। तो बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू क्लाज। लेकिन सबसे पहले हमें क्लाज जान लेना है। ये क्लाज क्या होता है, इसके पहले आप जानते हैं सेंटेंस सभी लोगों को आता है और हमने पढ़ा था फ्रेज और क्लाज, दो टर्म पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि फ्रेज और क्लाज मैं आपको फिर से बार क्लियर कर दूं कि फ्रेज क्या होता है। जरा हेडिंग लगाते हैं फ्रेज। बच्चों फ्रेज क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो फाइनाइट वर्ड, हैविंग नो फाइनाइट वर्ड, हैविंग नो फाइनाइट word that can express its meaning partially, its meaning partially is called a phrase, is called a phrase। एग्जाम्पल देते हैं, in front of, under the tree, under the tree, on the roof, in the rain, on the roof, in the rain, sitting beside me, and running after the thieves, etc। तो बच्चों ऐसा स्मॉल वर्डों का ग्रुप जिसमें कोई फाइनाइट वर्ड ना हो, आइए देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ, यू मे यूज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तस्वीर मेरे घर के सामने। ये मीनिंग तो एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, किसके बारे में कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, पूरा मीनिंग क्लियर नहीं करता। लेकिन दूसरा देखते हैं, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अब इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये भी अपना मीनिंग तो क्लियर कर रहा है कि हाँ कोई बात हो रही है जो पेड़ के नीचे, लेकिन पूरी मीनिंग क्लियर नहीं करता। तो ये भी एग्जांपल हमारा फ्रेज का एग्जांपल है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ऑन द रूफ इन द रेन, बरसात के मौसम में छत पर। अब पूरा मीनिंग तो क्लियर नहीं करता लेकिन पार्शली मीनिंग, आंशिक मीनिंग क्रिएट करता है। अब कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये हमारे क्या है, फ्रेज है। आगे देखते हैं, सिटिंग बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठा हुआ। दिस गिव्स ओनली ए फ्यू क्लू, केवल कुछ संकेत मिलता है कि हम कहना कि चाहे पूरी बात समझ में नहीं आती। तो ये हमारी क्या है, फ्रेज है। यहाँ पे आप सिटिंग देख रहे हैं, सिटिंग
ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि वर्ब होके भी जो वर्ब का काम ना करे, नाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करे, तो वह वर्ब क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी प्रकार एंड रनिंग रनिंग आफ्टर द थीव, सॉरी रनिंग आफ्टर द थीव, चोर के पीछे भागता हुआ, रनिंग आफ्टर द थीव, etc। अब चोर के पीछे भागते हुए, पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन पार्सली मीनिंग समझ में आई। ऐसा नहीं कि इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो सर ये थीव्स क्या होता है, ये आफ्टर क्या होता है, ये रनिंग क्या होता है। इसकी मीनिंग है, लेकिन पार्सली मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका था? हमारा हरेश का था। अब समझा देते हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 पार्ट होते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल। यानी आर्टिकल को अगर ऐड कर लिया जाए तो टोटल 9 पार्ट होते हैं, और प्रत्येक पार्ट का, ईच पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर पार्ट का एक रोल होता है सेंटेंस में, वो रोल को वो करता है, अच्छे से करता है, ठीक। लेकिन हमारे फ्रेज और क्लाज, ये भी 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्टिंग करते हैं। जब ये फ्रेज हमारे एक्टिंग करेंगे नाउन की, तब इनको क्या बोला जाएगा? नाउन क्लाज। तो क्लाज कितने प्रकार के होते हैं? क्लाज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाजेस, और 3 टाइप्स के फ्रेज भी होंगे, क्योंकि दोनों लोग, चाहे वो फ्रेज हो या क्लाज हो, चाहे फ्रेज हो या क्लाज हो, तो पहले क्लाज भी डाल देते हैं। क्लाज समझ लीजिए कि क्या होता है। क्लाज, क्लाज क्या होता है? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ड, having only one finite verb and can express its complete meaning, and can express its complete meaning is called, ये क्लाज। चलिए क्लाज क्या होता है, क्लाज क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, the mother cooked and
शी इज गोइंग टू स्कूल। सी। बच्चों डॉक्टर आए क्या है? सेंटेंस है। आप लोग कारण के सेंटेंस मैंने बताया था कि एवरी क्लास इज ए सेंटेंस बट एवरी सेंटेंस कैन नॉट सेड टू बी ये क्लास फॉर ऑल द टाइम, यानी हमेशा हमेशा कोई सेंटेंस क्लास हो या कोई जो आवश्यक नहीं है, जबकि अगर क्लास है तो सेंटेंस तो है ही। बस कंडीशन क्या लग गया है क्लास में, ये क्लास कैन होल्ड ओनली वन फाइनाइट वर्ब, क्लास में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, जबकि सेंटेंस में आपके आ सेंटेंस में कंटेन वन आर मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। तो जो आपका सेंटेंस होगा उसमें एक से ज्यादा भी फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, लेकिन कभी भी क्लास में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। अंडरस्टैंड? चलिए बच्चों उतारिए, मिटा दें, मिटा दें। चलिए अब आता है कितने टाइप के ये होंगे, बहुत बड़ी समस्या होगी। सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा कठिन है ये क्लास और फ्रेज। भाई 3 टाइप के क्लास होंगे। नंबर 1 3 टाइप के क्लास होंगे और 3 टाइप के ही फ्रेज होंगे। कौन कौन से होंगे? नाउन क्लास, नाउन क्लास। ध्यान दो बच्चों, अगर नाउन क्लास है तो नाउन फ्रेज भी होगा, क्योंकि केवल क्लास ही एक्टिंग नहीं करते नाउन की, नाउन की एक्टिंग फ्रेज भी कर लेता है। तो कहलाएगा नाउन क्लास या नाउन फ्रेज। दिस मीन्स नाउन क्लास और नाउन फ्रेज होंगे। 2 नंबर पे देखते हैं। सर पता है एडजेक्टिव क्लास या एडजेक्टिव फ्रेज। ये कोई फ्रेज एडजेक्टिव क्यों कहना ले लगता है जब ये भी चमचाई शुरू कर देता है एडजेक्टिव की तरह। नाउन प्रोनाउन का तो इसका भी नाम पड़ जाता है एडजेक्टिव क्लास या एडजेक्टिव। अब दोनों में अंतर है। एडजेक्टिव तो दोनों चमचाई करेंगे, दोनों बटरिंग करेंगे, लेकिन जो फ्रेज होगा उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, लेकिन क्लास में फाइनाइट वर्ब होगा। एडजेक्टिव फ्रेज। और थर्ड हमारा आता है बच्चों, किसकी एक्टिंग और करते हैं? एडवर्ब की। एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास भी बोलते हैं और लिखते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या लिखेंगे? एडवर्ब फ्रेज। तो बच्चों इस प्रकार से 3 फ्रेज होते हैं और 3 क्लास होते हैं एक्टिंग के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में जब ये नाउन की एक्टिंग करेंगे तो नाउन क्लास या नाउन फ्रेज कहलाएंगे। जब ये एडजेक्टिव की एक्टिंग करेंगे तो एडजेक्टिव क्लास या एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। और जब एडवर्ब की एक्टिंग करेंगे सेंटेंस में तो एडवर्ब क्लास या एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए हैं इसको।
और अब हम आपको बताना शुरू कर दें विथ रेस्पेक्ट टू क्लास टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो विथ रेस्पेक्ट टू क्लास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस होगा, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब यार नंबर 2 पे बोलो तो कॉम्प्लेक्स कर दूं भाई, टोटल कितने होते हैं? 3। नंबर 1 सिंपल बोल दो, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 कंपाउंड बोल दो, तो नंबर 3 को कॉम्प्लेक्स बोल दो। अंडरस्टैंड? आइए, लेकिन उनकी कुछ अंतर होता होगा, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती होगी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें एक दूसरे से डिफर बनाती होगी। तो ऐसा कुछ पढ़ना है इसके बारे में, समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी वो स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक जान ही गए हो, यानी ऐसा प्रॉपर्टी जो आपको अदर से एग्जैक्ट अलग बना दे, वो आपको क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी, आपकी विशिष्ट गुण कहलाएंगे। तो आइए कुछ खोजते हैं। पहले सेंटेंस लिख देते हैं कि ऑन द देयर आर विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू with with respect to क्लास, क्लास के सापेक्ष, दिस मीन्स क्लास के बेस पर, विथ रेस्पेक्ट टू क्लास there are three following types of sentence on with respect to a class। किसी क्लास के रेस्पेक्ट में there are 3 following types of sentence। there are following 3 types of नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ऐसे देख रहे हो जैसे मैं पूरे नंबर 1 की बात कर दिया हूं, नंबर 1 बोल दिया हंसने लगे। चलिए नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा? वह सेंटेंस जिसमें एक सिंगल फाइनाइटर हो, दिस मीन्स सिंगल क्लास हो। A sentence is said to be simple sentence, said to be a simple sentence बच्चों मैं समझा दूं आपको, जिसमें केवल सिंगल फाइनाइटर हो। आ सेंटेंस इज सेड टू बी सिंपल सेंटेंस if it contains only
if it contains only a single finite verb. बच्चों ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब हो, मैंने बताया है आ सेंटेंस कंटेनिंग ए सिंगल फाइनाइट वर्ब, जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब हो। एग्जांपल ले लेते हैं, seeing the snake, seeing the snake before her, she turned back. She turned back. आइए इसकी मीनिंग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Seeing the snake, सांप को देखकर, बिफोर हर, अपने सामने सांप को देखकर, she turned back, वह वापस मुड़ गई। मेरे भी सामने सांप आएगा तो मैं भी डर जाऊंगा। सेकंड सेंटेंस लिखता हूं, having eaten the food, having eaten the food, the father went to his office. ये सेइंग देंगे, सेइंग हमारा फाइनाइट वर्ब है ही नहीं, क्योंकि ये वर्ब काम नहीं कर रहा है, तभी नॉन फाइनाइट है। और इसी बात दूसरे में देखिए, हैविंग ईटन द फूड। अब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग मिला के परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आप लोग अगर 10th 12th 11th या 8th 7th में रहे होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, तब लोग ऐसे पढ़ते थे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं कहा जाता, वो आपका है प्रेजेंट टेंस। सेकंड फॉर्म नहीं कहा जाता, वो है पास्ट टेंस। और इसी प्रकार थर्ड फॉर्म भी नहीं कहते, उसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और आईएनजी फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पे सिंगल वर्ब है, क्या है? बेंट। सिंगल वर्ब क्या है? बेंट। एंड लिफ्टिंग, lifting the weight, he lost his balance। लगता होगा कि सर बैलेंस खत्म हो गया। बैलेंस नहीं खत्म हो गया, यहाँ संतुलन है, बैलेंस संतुलन। लिफ्टिंग द वेट, वजन उठा कर उसने अपना संतुलन खो दिया। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। आइए अब पढ़ लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जो टाइप 2 है विद रेस्पेक्ट टू क्लास।
कंपाउंड सेंटेंस। अब ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता होगा? ये सेंटेंस having a sentence having two or more coordinating, a sentence having two or more coordinating clauses a sentence having two or more coordinating clauses is known as compound sentence। चलिए यहां मैं क्लियर कर दूं, कोई सेंटेंस यानी दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वाला कोई भी सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। लेकिन ये पता ही नहीं है कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं। भाई कोऑर्डिनेटिंग होते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करें, कोऑपरेट करें, लेकिन अपनी मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड ना हो। दिस मीन्स इसमें कोई प्रिंसिपल क्लॉज या कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा। जितने भी क्लॉज होंगे वे सब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। राम went to school but Sohan went to आगरा। यहाँ पे हम देखते हैं राम स्कूल गया लेकिन सोहन आगरा गया। यहाँ पे हमारे दो क्लास हैं। एक क्लास हमारा है राम वेंट टू स्कूल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा हमारा है सोहन वेंट टू आगरा। तो बच्चों जब आप पढ़ा करते थे, जब आप एकेडमिक पढ़ाई करते थे, उस समय आप देखते थे बट, एंड, वाइल, बिटवीन ये सब वर्ड आते थे तो आपके टीचर क्या बताते थे? ये वर्ड सेंटेंस में किसका रोल अदा करते हैं? ये सेंटेंस ज्वाइंटर का रोल अदा करते हैं। ज्वाइंटर जानते हो लोग? कनेक्टर। अरे आज भी करें कनेक्टर, जरा कनेक्टर ले आओ। क्या काम होता है कनेक्टर का? जोड़ना, कनेक्ट करना। अभी भी नहीं आ रहा है? आप लोगों को पुराना नाम से काफी लगाव है। इसको बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं?
कंजक्शन। तो बट क्या है? कंजक्शन है। बट क्या है? कंजक्शन है। लेकिन कैसा कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? हाँ, यानी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट क्या है? कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? क्यों पड़ती है? क्योंकि कुत्ते का इलाज करने के लिए वेटरनरी डॉक्टर, दिस मींस जानवरों के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और ह्यूमन बीइंग का इलाज करने के लिए ह्यूमन बीइंग वाले डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों कौन है? और कौन से? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग ज्वाइंटर की जरूरत पड़ती है। समझ गए? आइए देखते हैं आगे। अब अगला हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हेडिंग लगाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए देखते हैं थर्ड। कॉम्प्लेक्स हाँ सही है, सही जानते हो आप लोग। इसे बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य, इसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य, और इसे बोलते हैं जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य। भाई वही जो आपने एकेडमी में पढ़ा है वही हमारा कंप्लीट बन जाता है आगे। तो आ सेंटेंस having only one principal clause and one or more subordinate clause, subordinating clause। subordinating clause सबऑर्डिनेटिंग को हम जनरल लैंग्वेज में सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग को हम जनरल लैंग्वेज में सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एग्जाम्पल लेते हैं। He was punished उसे दंडित किया गया। He was punished उसे दंडित किया गया। अब हम एक क्लास हो गया। ये सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें
सब ऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास से जुड़ता है। ये प्रिंसिपल क्लास था, अब मैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ढूंढूंगा, जोड़ने वाला ज्वाइंटर। पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड। बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल because he stole his pen। आइए बच्चों, बच्चों कहना अच्छा नहीं लगता तो क्या लोग बच्चे नहीं हैं, मैं बोल रहा हूं ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल द्वारा। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लास आके इसमें जुड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लास की व्यवस्था कर लिए हैं। हमें पढ़ना होगा आप किसमें, सॉरी ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लास इसमें जोड़ना है। तो ये बताओ किस पार्ट ऑफ स्पीच को ज्वाइंटर बोलते हो, कनेक्टर बोलते हो, कंजक्शन को। तो यहाँ पे आपने देखा जब हम कोऑर्डिनेट क्लास का यूज करेंगे, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगा, तब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जोड़ेंगे। और जब एक प्रिंसिपल क्लास होगा और उसके बाद के लोग सब ऑर्डिनेट क्लास होंगे, तब जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे ही तो बात हो रही है, तब लगेगा आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेगा। अंडरस्टैंड? तो ये कोई बुक ले लीजिएगा आप लोग, कक्षा 10 का या 12 का, उसमें दिया होगा, सारे दिए होंगे क्लास, ये आपके कंजक्शन दिए होंगे, 3 टाइप के दिए होंगे, उसमें आपको 2 याद करना है, कौन कौन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। बस समझ में आ गया? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम इसका यूज करेंगे किसमें, इसका यूज करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आता है? ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि कोई सेंटेंस अगर लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस में लिखा है, आपको दे देगा चेंज इनटू सिंपल वन, इसको सिंपल में बदलिए। अब आपको क्या दी है, सिंपल भैया में और कंपाउंड भैया में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, वो तो आपको मालूम ही है। कौन सा अंतर है, भूल गए? फिर सिंपल भैया के पास एक ही फाइनाइट वर्ब होता है और इन लोगों के पास कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होगा। जब कम से कम 2 क्लास है और हर क्लास में एक फाइनाइट वर्ब होगा, तो इन दोनों में कम से कम 2-2 फाइनाइट वर्ब होगा। तो अब एक वर्ब को यानी बदलते समय किस बात का ध्यान रखेंगे हम, एक वर्ब को यानी इसके किसी, इसमें 2 क्लास होगा तो किसी एक क्लास, अगर 2 ज्यादा है तो केवल एक ही फाइनाइट वर्ब को, यानी पूरे सेंटेंस में जितने क्लास हों, मैं बात कर रहा हूं इसमें कंपाउंड की, तो जितने क्लास हों किसी एक क्लास के वर्ब को यानी फाइनाइट वर्ब को सिंपल का फाइनाइट वर्ब बनाना होगा और बाकी क्लासेस के फाइनाइट वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलना पड़ता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलना पड़ता है। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से जब सिंपल को चेंज करना होता है कंपाउंड में, तब भी हमें जितने फाइनाइट वर्ब चाहो, ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो बुला लो 8-10 लोगों को, भैया जितने नॉन फाइनाइट वर्ब सिंपल में यूज रहेंगे, आप उतने फाइनाइट वर्ब का यूज करोगे तो उतने क्लास बनते चले जाएंगे। समझ गए? अभी कैसे समझोगे, जब कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहे एक्सरसाइज तभी समझोगे। आगे आते हैं, देखते हैं। कभी कभी दे देगा सिंपल से चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिया रहेगा सिंपल, अब कहेगा इनका जरा कपड़ा उपड़ा चेंज कर दो, क्लोथ चेंज कर दो, और ये दिखने लगे कॉम्प्लेक्स में। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा है कि
काजल लगा दिया जाए और तैयार कर दिया जाए, ये बदल जाएगा। हमें इसमें चेंजिंग करनी होगी। क्या चेंजिंग करोगे? आ सिंपल सेंटेंस हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें हम देखेंगे जो प्रिंसिपल क्लास होगा, उसी के फाइनाइट वर्ब, जिसमें इसको इसमें बदलना है अगर, तो जो इसमें हमको सबसे मेन लगेगा फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब, कम से कम एक तो रहेगा फाइनाइट वर्ब, उसको हम प्रिंसिपल क्लास का फाइनाइट वर्ब बनाने की कोशिश करते हैं। इन केस नहीं बना पाते कोई बात नहीं, सब ऑर्डिनरी टीम ही बन जाए। तो एक फाइनाइट वर्ब से एटलीस्ट कम से कम 2 तो फाइनाइट वर्ब बनाना ही पड़ता है, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब प्रिंसिपल क्लास का और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लास का। तो समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम बताते हैं और किस प्रकार की। अब ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण, रूप में अंतर लाना, रूप में अंतर लाना। लेकिन रूप में अंतर लाओ, लेकिन क्वालिटी ना बदलने पाए, प्रॉपर्टी ना बदलने पाए। समझ गए? रूप में अंतर लाओ लेकिन प्रॉपर्टी ना बदलने पाए। तो अब हम आपको आज थोड़ा सा और सिखाएंगे। आप लोग एडजेक्टिव भी पढ़े थे ना? एडजेक्टिव मतलब होता है, अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की चमचाई किया करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की बटरिंग किया करते हैं। ऐसे वर्डों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बोलते अब नहीं बोलते हैं, बोलते थे जब पढ़ते थे एकेडमिक तब बोलते थे। अब तो उनको सीधे जानते हो। अगर कोई वर्ड नाउन प्रोनाउन की चमचाई करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और अगर वही किसी वर्ब की चमचाई करेगा तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री। आज डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव की डिग्री। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आइए कंपैरिजन की डिग्री क्या होती है तो बाद में देखते हैं, पहले डिग्री होती क्या है। सर आपके पास है तो डिग्री पढ़ाई वाली, ये डिग्री नहीं। अच्छा क्या हुआ अनिल, क्यों टेंशन में हो? सर मुझे 102 डिग्री बुखार है, ये भी डिग्री नहीं। अब कैसी डिग्री होती होगी? सर 90 डिग्री, ये भी डिग्री नहीं। लेकिन डिग्री कहीं ना कहीं चमचई की ही यूनिट है, चमचई का ही मात्रक है डिग्री। यानी कितने हद तक, कितना ज़्यादा चमचई करता है, कितना कम चमचई करता है, साधारण चमचई करता है। आइए पहले बताते हैं आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की डिग्री, किसी एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है। आइए आप समझ आते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, उस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। राम एक लंबा लड़का है। अब यहां पर जो बहुत लड़का है उसका चमचई कौन कर रहा है? लंबा। ये हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ कोई चर्चा नहीं कितना लंबा, किसके जैसे ज्यादा लंबा या सबसे लंबा, कोई क्लियर नहीं किया गया। अच्छा ये आप बताइए, क्या अगर 6 फीट का लड़का आपकी क्लास में है तो जनरली जो हमारी कॉमन या नॉर्मल या जनरल हाइट होती है वो 5 फीट 6 इंच होती है, 5 फीट 6 इंच। अब बताइए अगर वो लड़का 6 फीट का है तो क्या कहोगे? यू आर वेलकम शॉर्ट मैन। वो भी तो टाल मैन ही है, तो टाल तो वो भी है। और सपोज को दूसरा लड़का एक और बैठा है, उस लड़के की हाइट 6.5 फीट है, तो वो लंबा नहीं है, ये लंबा। आप कहोगे वो लंबा है, ये भाई लंबा वो भी है, लंबा
ए भी है। और एक लड़का तुम्हारी क्लास में 8 फुट का आ जाता है, तब क्या होगा स्थिति? क्या ये दोनों छोटे हो जाएंगे? सर अब उससे तो छोटे हो ही गए, अब अगर पूरे क्लास में उससे ज्यादा लंबा कोई ना हो तब क्या कहोगे? सर वह मेरे क्लास का सबसे लंबा लड़का है। दिस मीन्स देयर इज नो वन प्रेजेंट इन योर क्लास टू कंपेयर विथ हिम। आपके क्लास में कोई नहीं मौजूद है जो उसका मुकाबला कर सके। लड़ाई में नहीं, लड़ना नहीं है, उसकी लंबाई की कंपेयर करने वाला कोई नहीं है। नहीं तो आप तो तुरंत उठा लेते, असलहा उठा लेते लड़ने के लिए। लड़ाई नहीं करेगा वो, उसकी लंबाई को डिफीट देने वाला कोई नहीं है। समझ गए आप? तो आइए ऐसी स्थितियां आती हैं, हमारे राम वही 6 फीट का लड़का है, तो कैसा रहेगा? लंबा लड़का। इसकी कहीं तुलना हुई किसी से? नहीं। तो हम यहां कहेंगे लंबा, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अक्सर बोलते हैं ना कि बेटा अपने मतलब से मतलब रखो, किसी से कोई क्या है, किसके पास अपन के पास कोई नहीं है, जो अपन के पास नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो अपन के पास है वही अपना है। अंडरस्टैंड? जो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेकंड बच्चा आता है क्लास में, उसका नाम श्याम है। श्याम राम से अधिक लंबा है। श्याम राम से अधिक लंबा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो लोगों के चमचों की तुलना हो रही है, यानी जो श्याम की लंबाई है वो राम की लंबाई ज्यादा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। एक तीसरा देखता हूं, उसी में अगर आ जाए घनश्याम, राम लंबे थे 5.5, वो ये थे 6 फीट के, घनश्याम का भी एडमिशन हो गया, वो थे 6.5 फीट के, तो ये राम से ज्यादा लंबे थे। अब घनश्याम भी चले आए, उनका भी हो जाए एडमिशन, घनश्याम को भी ले लेते हैं। तो घनश्याम कक्षा में सबसे अधिक, घनश्याम कक्षा में सबसे अधिक लंबा लड़का है। तो बच्चों, मुझे बच्चों कहते हैं शर्म लगती है, बच्चे अब नहीं है, बच्चे वो होते हैं जो सांप को भी पकड़ लें। अब आप लोग इतने होशियार हो कि सांप देखोगे तो कुछ भाग जाओगे, गुरुजी को बंद कर दोगे अंदर को, गुरुजी आप भागो, नहीं तो आप जनाब का हम तो भागे। चलिए भाई, घनश्याम दास जी आ गए हैं जो कक्षा में सबसे अधिक लंबा लड़का है, घनश्याम। ठीक है, आप बता लो कि इनकी लंबाई देखा आपने, क्या इनकी किस तुलना हो रही है? नहीं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे ये 6 फुट के थे और ये 6.5 फुट के हैं, तो तुलना कर रहे हैं। इन दोनों के एक ही प्रॉपर्टी, एक ही क्वालिटी, लंबाई की तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ श्याम और राम की एक ही प्रॉपर्टी, दैट इज द हाइट। यहाँ लंबाई कहने पर मैं लेटा हूँ तो कहता हूँ लेट के नापो। जब कोई ऑब्जेक्ट लेट जाता है तो उसकी हाइट लेंथ बन जाती है। तो श्याम राम से अधिक लंबा है। यहाँ पे राम और श्याम के ऊंचाई की, हाइट की कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। और एक प्रचार आता है
कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, बिरला सीमेंट। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होता है तुलनात्मक, यानी अदर से आप तुलना कर सकते हो, तो इसमें इसकी तुलना अदर से हो रही है। जब प्रॉपर्टी की तुलना हो, जब प्रॉपर्टी की कंपेयरिंग हो, अंडरस्टैंड, यानी जब एक ही प्रॉपर्टी की कंपेयरिंग दो लोगों से की जाए तो वहां पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी। और जब किसी प्रॉपर्टी की कोई तुलना ना की जाए तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होगी। और यहाँ जब सबसे अधिक लंबा तब भी तुलना किया गया, यानी ऐसे या है कोई मुझसे रेसलर, है कोई रेसलर, आपने देखा भी होगा इस प्रकार से WWF में जब विनर होता है तो यूं ललकारता है कि अगर दूर पियो तो आओ आओ लड़ो। कोई पहलवान देखा आपने, ऐसा देखा होगा दंगल में जब पहलवान जीतता है, यानी उसकी कंपेरिजन करने वाला कोई नहीं। तो इस प्रकार घनश्याम की हाइट कितनी है? 7.5 फीट। कितनी हाइट है? 7.5 फीट हाइट। अरे बाप, पूरा लंबू है, उसकी तुलना करने वाला कोई नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री, बहुत सही, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अब हम सीखेंगे इनका वो क्या नियम है, यानी किस डिग्री के पहले क्या आता है, कौन सा डिग्री कैसा दिखता है ना, इसे भी तो पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको घनश्याम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो घनश्याम के बारे में जान लेते हैं। इनकी डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, चाहे पोसेसिव आएगा, चाहे आर्टिकल द आएगा, चाहे पोसेसिव केस में प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, माई एल्डेस्ट सन, माई एल्डेस्ट सन, मेरा सबसे बड़ा पुत्र। यहां पे पोसेसिव आया एल्डेस्ट के पहले। इसी प्रकार द ग्रेटेस्ट सिन, द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा पाप, आजकल द जरूर आएगा। तो या तो कोई सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, या तो उसके पहले क्या आएगा? पोसेसिव आएगा, या फिर आर्टिकल द आएगा। क्लियर? क्लियर? अब पढ़ लेते हैं कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में तो कंपैरेटिव में जिससे कंपैरिजन की जाए, जिससे कंपैरिजन की जाए, उसके पहले दैन आता है, THAN। क्या आता है? THAN, दैन। आइए लिख लेते हैं, क्या है इसका, क्या बनेगा? राम इज, ये देखिए क्या है ये, यानी कोई निश्चित नहीं कि एक लंबे हैं और वो लंबे हो सकते हैं। दिस मीन्स सामान्य गुण है, जनरल प्रॉपर्टी है। तो राम इज ए टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय। अगला देख लेते हैं, श्याम राम से अधिक लंबा है, तो श्याम इज। अब बच्चों यहाँ एडजेक्टिव की डिग्री भी आप कक्षा 10 या 12 किताब में दी होगी, आपके भाई बहन छोटे पढ़ते होंगे, उनसे देख लीजिएगा, बुक लेकर के याद कर लीजिएगा। टाल तो आएगा टालर, ही इज टालर। अब यहाँ दैन आएगा, टालर दैन, यानी श्याम ज्यादा लंबा है। किससे ज्यादा लंबा है? राम से। तो दैन राम, राम की अपेक्षा श्याम ज्यादा लंबा है। यहाँ पे एडजेक्टिव की तुलना हो रही है, दो नाउन के एक ही प्रॉपर्टी की तुलना हो रही है, उनकी ऊंचाई का, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पर घनश्याम कक्षा में सबसे अधिक लंबा लड़का है, तो क्या लिखेंगे? घनश्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास।
घनश्याम, घनश्याम is the tallest Ghanshyam is the tallest boy of the tallest boy in the class. Tallest boy in the class. Tallest boy in the class. ये समझ आ गया? ये समझ आया कुछ? चलिए अब मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि राम एक लंबा लड़का है, कौन सी डिग्री लगी है एडजेक्टिव की? पॉजिटिव डिग्री लगी है। अब मैं कहूं भैया इसकी डिग्री बदल दो, इसकी डिग्री बदल दो, लेकिन शर्त क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हो आप। क्या पढ़ने जा रहे हो आप? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हो। और जब आपको यही नहीं पता है कि आप क्या बदलोगे तो कैसे बदलोगे? आपको इसकी डिग्री बदलनी है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग। यानी ये टाल को बदलना है, लेकिन किसमें बदलना है? मैं जिसमें बोलूंगा, अगर मैं बोलूं कंपैरेटिव में तो टालर आएगा नजर, अगर मैं बोलूं सुपरलेटिव में तो द टालेस्ट नजर आना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये लागू होगी कि मीनिंग ना बदले, मीनिंग ना बदले। समझ आ गया? बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। राम इज वन ऑफ द टालेस्ट बॉय। राम सबसे लंबे लड़कों में से एक है। या राम इज नॉट द टालेस्ट बॉय। राम सबसे लंबा लड़का नहीं है। श्याम राम से अधिक लंबा है। तो इसको क्या बनाएंगे हम? देखिए आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको डिग्री इसकी कर दो पॉजिटिव। क्या बनेगा? आप बताइए, आपका तो क्या है? बी फार्मा। बताइए क्या बनेगा? इसको बदल दो पॉजिटिव डिग्री। श्याम राम से लंबा है। बनेगा क्या बनेगा? बनेगा राम उतना लंबा नहीं है जितना श्याम। जब पढ़ के देखिए क्या दोनों की मीनिंग सेम है या अलग अलग हो गई? सेम है। तो क्या आना चाहिए? राम is not so tall as Shyam. आपने देखा कि विदाउट चेंजिंग मीनिंग यू सक्सेसफुली चेंज द डिग्री। यानी बिना अर्थ बदले हुए आपने सफलतापूर्वक डिग्री बदल दी। समझ में आ गया? तो बच्चों कल इस पर एक्सरसाइज होंगे कुछ, और तब तक आप जरूर ये लिख लीजिएगा। लिखना इसको उतार लीजिएगा और फिर घर पे अपने छोटे भाई बहनों का किताब हाई स्कूल या इंटर का ले लीजिएगा और उसमें लिखा होगा। बहुत पुरानी बात, टाल टालर टालेस्ट, अब तो पढ़ने में शर्म लगती है कि यही सब फिर पढ़ा जाए। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। हाँ, आवाज चेंज हो गई है।